जय हिंद दोस्तों। तो पावर सिस्टम हम पढ़ेंगे आज। पावर सिस्टम में हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो मेरा नया टॉपिक रहेगा सर्किट ब्रेकर, परिपथ विच्छेदक। इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ लिया फ्यूज, अग्नित्र हमने पढ़ लिया। अब हम परिपथ विच्छेदक को आज पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे काम करता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। हमारा काम तो फ्यूज भी कर रहा था, लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी हमको। एक्चुअली में होता ये था कि फ्यूज यदि बार बार फॉल्ट की स्थिति में जल जाता है तो उसको हमको रिप्लेस करना, उसको चेंज करना, उसको बदलना हमारे लिए आसान नहीं होता। तो उसके जगह पर हम एक ऐसे डिवाइस लाते हैं जिसको हम मैनुअली या ऑटोमेटिकली रूप से चेंज कर सकते हैं, मतलब उसको ऑन कर सकते हैं। लेकिन फ्यूज को वहाँ पास उसको जल गया, वायर हो गया, कैसे भी हो गया, उसको चेंज करना थोड़ा हमको टाइम लग जाता है या फिर सरल नहीं होता, कठिन होता है। तो हम एक सरल डिवाइस को लाते हैं जिससे हम जल्दी से कम टाइम में और उससे कहीं ज़्यादा रेटिंग की वोल्टेज के लिए भी हम यूज कर पाएँ, तो ऐसे डिवाइस को लाते हैं जिसको हम सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। तो जो सर्किट ब्रेकर होता है तो इसको हम पावर सिस्टम में फॉल्ट की आवृत्ति जब ज़्यादा होती है तो फिर हम इसका यूज करते हैं। और यह जो सर्किट ब्रेकर होता है तो ये 3 kV आपको बोलें तो 3 kV से अधिक रेटिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो आपको समझना होगा इसकी वर्किंग प्रोसेस की, यह कैसे काम करता है और इसको हम कितने प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके प्रिंसिपल को समझना है मेन, और फिर इसको डिवाइस को कितने प्रकार से डिवाइड करते हैं उसको हम आसानी से समझाएंगे आपको। तो यहाँ पास फिलहाल हम देखते हैं सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर परिपथ विच्छेदक। विच्छेदक आप और कहीं आपको दिख जाएगा वियोजक, विच्छेदक या वियोजक। दोनों आपको मिल सकता है हिंदी नाम में, विच्छेदक या फिर वियोजक। तो सर्किट ब्रेकर इसको हम जानते हैं कि 3 kV से अधिक जहाँ रेटिंग की लाइन होगी वहाँ पास हम इसका यूज करेंगे। तो 3 kV से अधिक। अब जो सर्किट ब्रेकर होता है तो इसकी हम प्रिंसिपल को समझते हैं। तो इसमें 2 कॉन्टेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? 2 कॉन्टेक्ट होते हैं। उन 2 कॉन्टेक्ट को हम इस प्रकार से दर्शाते हैं। ये हो गया 2 कॉन्टेक्ट। एक कॉन्टेक्ट का हम यहाँ नाम देते हैं कैथोड और एक का नाम देते हैं एनोड। इसका हम कैथोड और एनोड क्यों नाम दिए? क्योंकि यहाँ पास एक को मान लेते हैं कि एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है। ये वाला जो हमारा होता है कैथोड होता है, जो इसको हम बोलेंगे कैथोड, और इसको हम बोलेंगे एनोड। जो हमारा ऋणात्मक होता है तो ये वाला होता है हमारा स्थिर, स्थिर संपर्क, संपर्क मतलब कांटेक्ट। और ये वाला होता है हमारा चलित, मतलब चलता है, मूवेव करता है, तो चल संपर्क। तो ये होता है मूवेबल। कॉन्टेक्ट, मूवेबल कॉन्टेक्ट होता है। तो इसमें हमारी सप्लाई क्या होती है? जब यह लोड की स्थिति में होता है, चालू पोजीशन में होता है, तो आपको जो ये दूर दूर दिख रहे हैं ये दूर दूर नहीं होता है। एक्चुअली में आपस में ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों आपस में इस प्रकार से जुड़े रहते हैं जब इसमें धारा प्रवाहित होती है तब की कंडीशन में। जब इसमें फॉल्ट आता है तो सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करने के लिए सूचना कौन देती है? रिले देती है। तो रिले जब इसको सूचना देगी तो यह दोनों एक दूसरे से डिसकनेक्ट हो जाएंगे। जो इसका संपर्क आपस में क्या है? कनेक्ट है, तो वो क्या हो जाएगा? डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो डिसकनेक्ट हो जाएगा मतलब विसंयोजित हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो इसके दौरान होता क्या है? यहाँ पास होती है वायु भरी होती है।
अब जो वायु है तो उस वायु से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे प्रवाहित होते हैं? चूँकि यहाँ पास बहुत उच्च दर से, उच्च विभव से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पास संग्रहित होते हैं। वही संग्रहित इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलने का फिर प्रयास करते हैं। कैसे निकलते हैं? यहाँ इसके बीच में भरी होती है वायु। उस वायु में छोटे छोटे एटॉम होते हैं और उस एटॉम को आयनीकृत कर देते हैं, आयनीजेशन कर देते हैं। और फिर इसी एटॉम से क्या करते हैं? इसी वायु से वह इलेक्ट्रॉन अपना माध्यम बनाकर आयनीकृत कर लिए तो फिर उसमें से फ्लो होने का कार्य करने लगते हैं। क्योंकि यहाँ पास वायु जो है तो आयनीकृत होने के बाद वायु एक चालक की तरह कार्य करने लगती है और उसी वायु से यह इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगते हैं। तो हमको जो वायु से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो वह एक आर्क के रूप में दिखाई देता है। तो यहाँ उत्पन्न हो जाती है आर्क। तो इस कंडीशन में जब आर्क उत्पन्न हो गई तो वह हमारे पावर का क्या करेगी? लॉस करेगी। दूसरी चीज़, यह कांटेक्ट के जो यहाँ पास सिरे हैं तो पावर जब लॉस करेगी वह गर्म हो जाएगी, हीट हो जाएगी तो कांटेक्ट को भी क्या ख़राब कर देगी, जला देगी, पिघला देगी या फिर जलाकर वेल्ड कर देगी। तो इस तरह से कांटेक्ट भी हमारा ख़राब हो जाता है। तो हमें आवश्यक होता है कि इस आग को हम जल्द से जल्द बुझाएं। तो बुझाने के लिए हम इसके माध्यम में जो वायु है तो इस वायु को हटाकर हम कई तरह से इसके माध्यम को बदलते हैं। तो जैसे इसको हम माध्यम को बदलते हैं, इस वायु की जगह हम रख देते हैं ऑयल, तो उसका नाम हम दे देते हैं ऑयल सर्किट ब्रेकर। या फिर वायु को ही रहने देते हैं तो फिर उसको हम एयर सर्किट ब्रेकर, वायु सर्किट ब्रेकर, वायु परिपथ विच्छेदक, एयर सर्किट ब्रेकर। या फिर इसके बीच में माध्यम में हम कोई गैस रख देते हैं, SF6 गैस रख देते हैं तो फिर उसको SF6 सर्किट ब्रेकर। या फिर इसके माध्यम में हम कुछ भी नहीं रखते हैं, बिल्कुल वैक्यूम कर देते हैं, निर्वात कर देते हैं। जो भी वायु रहती है उसको हम शुरू के इसको क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। तो उसके बीच में क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो उसको हम वैक्यूम बोलेंगे, मतलब निम्न दाब की जो वायु रहेगी तो वहाँ पास हम उसको वैक्यूम बोलेंगे। तो इस प्रकार से इसके माध्यम को हम चेंज कर करके इसके सर्किट ब्रेकर के अलग अलग प्रकार से हम नाम देते हैं और उसका यूज भी हम अलग अलग वोल्टेज केवी के लिए अलग अलग जगहों पर करते हैं। तो हमें आवश्यक ये होता है कि इसके आग को बुझाना। इसके आग को बुझाने के लिए मेन रूप से हम ये सब प्रक्रिया करते हैं। अब इसमें जो मेन कारण होता है तो इसमें आर्क के उत्पन्न होने का एक जो मुख्य वजह है तो वो क्या होती है? तो आर्क के उत्पन्न होने की जो मुख्य वजह है तो आपको हम बताएं, यहाँ पास जब यहाँ पास ये कांटेक्ट क्या होते हैं? आपस में जुड़े होते हैं, तब भी यहाँ पास आर्किंग थोड़ा थोड़ा उत्पन्न होती है। उस आर्किंग के उत्पन्न होने की वजह को हम समझते हैं कि क्यों आर्किंग उत्पन्न होती है। यह जो हमारा एक चलित और एक स्थिर जो कांटेक्ट हैं तो कुछ इस प्रकार से हमारे ये दोनों कांटेक्ट होंगे। ये दोनों कांटेक्ट हमारे जुड़े हैं आपस में। अब इस कांटेक्ट के मध्य में ऐसा हो ही नहीं सकता कि थोड़ा भी वायु ना हो, कितना भी ज़बरदस्त वो संपर्क बनाए रहे आपस में, फिर भी उसके बीच में थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं से वायु होगा। तो इसको जब हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं तो इसके बीच में कैसे हमको दिखता है, जो इसके इन दोनों के बीच का आपस में संपर्क है तो उस संपर्क के बीच में हमको कैसे दिखता है। एक्चुअली में ये जो आपके होते हैं पूरा टुकड़े होते हैं, कॉपर के हों, लौह के हैं, जिससे ही बनाए, हम ज़्यादातर कॉपर के ही बनाते हैं। तो इसके बीच में हम सूक्ष्मदर्शी लगा के देखते हैं तो हमको दिखता क्या है कि इसके बीच के जो संपर्क है तो हमको एकदम बिल्कुल बराबर सीधा दिख रहा है। एक्चुअली में ऐसा हमको दिखता नहीं है। ये हमारा एक चलित कांटेक्ट हो गया और ये हमारा ये दूसरा कांटेक्ट हो गया जो मूवेबल वाला कांटेक्ट है। इसको जब हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा कि आपस में ये बराबर कनेक्ट नहीं है, संपर्क नहीं बनाए हैं, बल्कि इसके बीच में कुछ रंध्र हैं, कुछ होल हैं।
तो एक्चुअली में हमको दिखता ऐसे है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, तो यहाँ जो हम बता गया रहे हैं जो आर्क उत्पन्न होने का मुख्य कारण है उसको हम बता रहे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि इसका संपर्क यहाँ पास से क्या है, ज़्यादा है। यहाँ बहुत ही उच्च विभव से भरे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसके सिरों पर ज़्यादा ही कुछ इलेक्ट्रॉन संग्रहित होते हैं। कोई भी कंडक्टर हो गया, चालक हो गया, उसके सिरे पर जो सिरा होता है वहाँ पास बहुत ज़्यादा सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन संग्रहित होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पास क्या है, बहुत ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन संग्रहित है, उच्च विभव का, हाई पोटेंशियल का। तो इसके बीच में जो ये हमारा संपर्क यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो क्या है, थोड़ा दूर है। और यदि इसके हम पास में देखेंगे तो संपर्क थोड़ा कम है। यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी है और यहाँ से यहाँ तक इसके कमी है, मतलब कम दूरी है। यहाँ भी क्या है, ज़्यादा दूरी है, यहाँ कम दूरी है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन यहाँ हमारा आसानी से कहाँ से प्रवाहित होगा, जो यहाँ पास कम दूरी है तो इसके यहाँ पास कांटेक्ट टच कर रहा है तो यहाँ से आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। बाकी जो ये दूरी थोड़ा है तो इससे हमारी इसके बीच में क्या है, एयर गैप है, तो यहाँ से आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ के जो वायु है तो उच्च विभव वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो निम्न विभव कहें तो ये पॉजिटिव की ओर आने का प्रयास करते हैं। तो इसके बीच का जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, विभव प्रवणता होती है। तो उस विभव प्रवणता में क्या करता है, उस विभव प्रवणता को उच्च विभव प्रवणता से यहाँ आएंगे हमारे इलेक्ट्रॉन और इसके दूसरे कॉन्टैक्ट की ओर आएंगे। तो यहाँ के जो वायु होती है तो वायु वही फिर से आयनीकृत होगी, इस दौरान भी आयनीकृत होगी और उसी वायु से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे जो हमको चिंगारी के रूप में दिखाई देंगे। तो इसके जब कॉन्टैक्ट जुड़े होते हैं तब भी थोड़ी थोड़ी आर्किंग उत्पन्न होती है। यदि हमारी वायु है, वातावरण की वायु है, तब यदि हम इसके बीच में कुछ माध्यम रख देते हैं तब की बात अलग है, तब नहीं होगी। लेकिन जब खाली वायु है तब की बात हम कर रहे हैं ये पोजीशन कि आर्क उत्पन्न होने का क्या कारण है। तो यदि कांटेक्ट को खोल दें तब तो आर्क बिल्कुल बहुत ज़्यादा उत्पन्न होगी और कांटेक्ट जुड़े होते हैं तब भी मिनिमम आर्किंग उत्पन्न होगी। अब हमको ज़रूरी ये होता है कि आर्क को हम बुझाएं कैसे, आर्क को बुझाना हमको ज़रूरी होता है। तो इस आर्क को बुझाने के लिए जो वायु है तो इस वायु को हम हटाकर उच्च परावैद्युत सामर्थ्य के हम यहाँ पास क्या रखते हैं, इसका जो आसपास के पूरा वातावरण है इसमें हम उच्च परावैद्युत सामर्थ्य का इसका क्षेत्र हम बना देते हैं। तो उच्च परावैद्युत सामर्थ्य का हम क्षेत्र बना देंगे तो वहाँ से हमारा जो इलेक्ट्रॉन है तो फ्लो नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो पाएगा और वहाँ पास आर्किंग उत्पन्न नहीं होगी। तो हमें ज़रूरी होता है कि इसके हम आर्किंग को बुझाएं, तत्काल बुझाएं, तुरंत बुझाएं, नहीं इसके कांटेक्ट गर्म हो गए आपस में और वेल्ड भी हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं और पूरे कांटेक्ट को ख़राब कर सकते हैं। तो इसमें हम समझेंगे कि आर्क को बुझाने की हम कौन कौन सी विधि को अपनाते हैं, किस तरीके से हम आर्क को बुझाते हैं इसमें। तो इसके आर्क को बुझाने के लिए हम दो तरीका अपनाते हैं। एक तो आर्क को बुझाने के लिए दो तरीका है, एक तो हाई रेजिस्टेंस मेथड, हाई रेजिस्टेंस मेथड और दूसरी होती है लो करेंट जीरो मेथड, लो करंट जीरो मेथड। तो ये हम दो विधि अपनाते हैं इसके आर्क को बुझाने के लिए। अब देखेंगे कि हाई रेजिस्टेंस मेथड क्या होती है, इससे हम आर्क को कैसे बुझाते हैं। तो आपको छोटी सी चीज़ ये जानना है कि जो आर्क यहाँ हाई रेजिस्टेंस मेथड होती है
इस हाई रेजिस्टेंस मेथड का यूज हम एसी और डीसी दोनों सप्लाई में कर सकते हैं, परंतु जो एसी होगी वो भी निम्न क्षमता की होगी और जो डीसी होगी वो भी निम्न क्षमता की होगी। तो आप बोलेंगे कि फिर ये निम्न क्षमता के निम्न कैपेसिटी वाली सप्लाई एसी और डीसी में ही हम क्यों यूज करते हैं, हाई कैपेसिटी की एसी और डीसी में क्यों नहीं यूज करते हैं? तो आपको जानना ज़रूरी होता है कि यह हाई रेजिस्टेंस जो मेथड है इसमें ऊष्मा ज़्यादा उत्पन्न होती है, और ऊष्मा ज़्यादा उत्पन्न होती है इसमें हमको रेजिस्टेंस को बढ़ाना होता है, और रेजिस्टेंस को जब हम बढ़ाते हैं तो इसमें ऊष्मा ज़्यादा उत्पन्न होती है, और ऊष्मा ज़्यादा उत्पन्न होने के कारण इसके जो कांटेक्ट होते हैं वो आपस में पिघल कर जुड़ सकते हैं। तो इससे हमारे नुकसान होगा, सर्किट ब्रेकर डैमेज हो जाएगा, परिपथ में लगे और इक्विपमेंट भी डैमेज हो जाएंगे, ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी, हीट होगी तो इससे हमारा नुकसान हो जाएगा, लॉसेस होगा। तो इसीलिए हम इसको ज़्यादा वोल्टेज के लिए नहीं यूज करते, निम्न एसी और निम्न डीसी वोल्टेज के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो इसको हम कैसे बुझाते हैं? तो हाई रेजिस्टेंस मेथड को हम समझते हैं अब। हाई रेजिस्टेंस मेथड में जो होता है तो इसमें हम बुझाने की 3-4 प्रक्रिया अपनाते हैं, 3-4 स्टेप में इसको हम बुझाते हैं। पहला स्टेप हो गया कि इसको हम क्या करके बुझा सकते हैं, तो इसके हमको रेजिस्टेंस को क्या करना है, बढ़ाना है। तो आर्क के रेजिस्टेंस को हमको जब बढ़ाना होगा तो हम क्या करेंगे, यह कोई मेरा हो गया, यहाँ पास आर्क हो गई, ये आर्क हो गई, इसके अंदर पूरा एक आर्क के चिंगारी को मैं ले लिया, बड़े रूप में आपको दिखा दिया, तो ये हमारा आर्क हो गया। अब इस आर्क को यदि हम लंबाई को इसको बढ़ा दें तो लंबाई को बढ़ाने पर यह आर्क क्या हो जाएगी, आर्क यहाँ पास लंबाई को बढ़ाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा और इसकी जो आर्क होगी वह कम उत्पन्न होगी, क्योंकि इसके चारों ओर इसको हम इस रूप में दे दें, इसी इतने ही, मान लीजिए इतना बड़ा कोई आपके पास एक क्या है, कपड़ा है, उस कपड़े को आप क्या करेंगे, सीधे एक लंबा सा बना देंगे। तो लंबा सा बनाएंगे तो इसका जो क्षेत्र है वायु का, तो वायु का क्षेत्र ज़्यादा उसको कवर करेगा, तो वायु का क्षेत्र जब ज़्यादा कवर करेगा तो कोई भी आर्क को आसानी से बुझा देगा। तो इसके हम आर्क की लंबाई को बढ़ा देंगे। दूसरी चीज़ हम इसमें क्या करेंगे, आर्क के आयतन को बढ़ा देंगे, आर्क के आयतन को बढ़ा देंगे, तो ऐसे में भी हमारी आर्क बुझ जाएगी। और जो तीसरी चीज़, तो हम एक आर्क है यहाँ पास, तो इस आर्क को, इतना बड़ा आर्क है हमारे पास, तो आर्क को हम स्प्लिट कर देंगे, मतलब खंडित कर देंगे, कई टुकड़ों में हम विभाजित कर देंगे। तो इतना बड़ा आर्क है हमारा, तो इसको हम यहाँ इतने ये सारे ऐसे ऐसे टुकड़ों में इसको हम विभाजित कर दिए। तो विभाजित कर दिए तो इसी एक आर्क को हम कई टुकड़ों में विभाजित कर दिए, तो इसके हमारे चारों ओर से फिर क्या होगी, यहाँ से हवा लगेगी, वायु लगेगी, तो इसको बहुत ही कम टाइम में इसको ये बुझाने में ज़्यादा सक्षम होगी। क्योंकि इतने बड़े को आप जल्दी नहीं बुझा पाओगे, इतने बड़े छोटे छोटे आग को आप यूँ सेकंडों से कम टाइम में भी आप बुझा सकते हैं इसको। तो आर्क को हम क्या करके स्प्लिट करके, खंडित करके, स्प्लिट करके, खंडित करके, टुकड़ों में करके इसको आर्क को बुझा सकते हैं। और दूसरा जो था आयतन था, और तीसरा जो था लंबाई था। तो लंबाई को बढ़ाकर, आयतन को बढ़ाकर, लंबाई को बढ़ाकर, आयतन को बढ़ाकर, और जो यहाँ पास तीसरी चीज़ है तो आर्क को ठंडा करके। तो चौथी चीज़ जो है आप क्या कर सकते हैं, आर्क को ठंडा करके, ठंडा करके। तो आर्क की जो बुझाने की विधि है तो ये सब विधि हम अपनाते हैं यहाँ पास। अब जो हमारी नेक्स्ट विधि होती है तो वो होती है लो करेंट जीरो मेथड। तो ये जो हम हाई रेजिस्टेंस है तो आपको बता दिया कि ये निम्न मान के लिए करते हैं, तो ये ज़्यादा उच्च मान की सप्लाई के लिए कैपेबल नहीं होती। तो उसके लिए फिर हम अपनाते किसको है, लो करेंट जीरो मेथड। तो लो करेंट जीरो मेथड को हम अपनाते हैं। इसमें हम करंट क्या करते हैं, जीरो मेथड क्या करते हैं, इसके मतलब को हमको समझना होता है। तो इसके करंट के मान को जब क्या होती है, लो होती है,
इसका करंट का मान जब लो होता है उसी दौरान हम इसका लाभ लेते हैं। कैसे? ये हमारी एसी साइकिल हो गई, एसी साइकिल हो गई, तो एसी की ये साइकिल हो गई। यहाँ पास क्या है? करंट। ये करंट के वेव को दर्शा रहा करंट है। अब आप जानते हैं कि यह प्रत्येक साइकिल में क्या होती है, यहाँ एक बार जीरो होगी, यहाँ जीरो होगी, यहाँ जीरो होगी, तो ये होगी ऐसे इस प्रकार से जब चलेगी तो जीरो होगी। प्रत्येक हाफ साइकिल में एक बार जीरो होना इसका आवश्यक है। यहाँ से स्टार्ट करेगी तो यहाँ पास जीरो होना इसका आवश्यक है, यहाँ से स्टार्ट करेगी तो फिर जाके जीरो होना आवश्यक है इसका। तो यहाँ पास जब इसका मान क्या होता है? जीरो होता है। ओके, साइकिल में जब देखते हैं तो वैसे इसका मान क्या होता है? 180 होता है, परंतु यहाँ पास इसका 180 पर भी इसका मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। शून्य है, 90 है, ये सब एसी थ्योरी में बताया था। ओके, 270 है, 360 है। तो यहाँ पास जैसे ही इसका मान होता है शून्य होता है, तो इसका मान शून्य होगा मतलब जीरो हो जाएगा। तो करंट को जब लो होती है तो इसका मान क्या हो जाता है? यहाँ पास जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है। इसी दौरान आर्क हमारी उत्पन्न हो चुकी है। अब जैसे ही उसका प्रत्येक हाफ साइकिल में उसका मान शून्य होता है तो उस आर्क के बीच में हम हाई परावैद्युत सामर्थ्य का माध्यम को रख देते हैं। हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के माध्यम को वहाँ पास हम रख देते हैं, और जैसे ही आर्क वहाँ पास बुझ जाती है तो दोबारा फिर इस साइकिल के दौरान वह आर्क उत्पन्न नहीं होती है। तो इस विधि का यूज हम हाई वोल्टेज, हाई रेटिंग के करंट वोल्टेज के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इसमें सीधी सी बात है कि करंट के मान को प्रत्येक हाफ साइकिल के बीच, प्रत्येक हाफ साइकिल के दौरान इसमें करंट का मान जब शून्य होता है उसी दौरान इसके जो बीच का माध्यम होता है तो उसके बीच के माध्यम में हम क्या कर देते हैं? हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के माध्यम को भर देते हैं और दोबारा इससे आर्क उत्पन्न नहीं होती है। तो ये चीज़ आपको समझना है। तो हाई रेजिस्टेंस मेथड और लो करंट ज़ीरो मेथड के दो विधि हैं। इस विधि से हम इस आर्क को बुझा सकते हैं, सर्किट ब्रेकर के आर्क को आसानी से बुझा सकते हैं। तो अब जो हम आगे बताएंगे नेक्स्ट क्लास में वो ऑयल सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर, और जो इसके बीच में माध्यम हम रख रहे हैं हाई कंप्रेस्ड करके वायु को रखेंगे, निर्वात को रखेंगे। तो इन सारे सर्किट ब्रेकर को कितने केवी, कितने वोल्टेज के लिए यूज़ करते हैं और इसकी फंक्शन क्या होती है, कैसे वर्क करते हैं, इन सभी को हम लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के क्लास में बस इतना ही छोटा सा वीडियो लेके आने का उद्देश्य ये था कि कल मेरी मोबाइल की जो मैं वीडियो 1 घंटे का पूरा बनाता, परंतु मेरे मोबाइल की जो बैटरी है वो कम हो गई थी, तो वो स्विच ऑफ हो गया था, जिसकी वजह से मैं वीडियो को नहीं बना पाया था। इसलिए आज छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। अब जो लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो वो रहेगा आपका पूरा 1 घंटे का वीडियो रहेगा और फुल टॉपिक कवर करेंगे। सो थैंक्स अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास में।